जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 और आप सबके लिए ज्योग्राफी से टॉप 15 MBBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही खास है। क्योंकि ये जितने भी प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारा का सारा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2024 में 100% पूछेगा तो पूछेगा। तो प्लीज प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं, ये हम किसी बच्चे को मतलब मानिए तो सभी बच्चे को दिए थे कि बना के आपको भेजना है, जिसमें से एक बच्चे का आंसर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इनका उत्तर लिखने का भी तरीका बहुत ही जबरदस्त था। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो बहुत ही मजेदार है और आपको समझ में भी बहुत ही अच्छे से आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज आप एक बार जम के शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टोटल 15 प्रश्न है और 15 प्रश्न में 3 या 4 नहीं तो 2 तो 100% आना है तो आना है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए मजेदार होने वाली है। क्वालिटी आप 480 पे कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन दिखाई दे, या तो और ज्यादा MB आपके पास है तो 720 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक नंबर में देखिए क्या करा है कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है। उत्तर आपको बहुत ही आसान शब्दों में दिया गया है, तो आपको आसान शब्दों में ही हम आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखा गया है और यहाँ पर लिखा है मानव तकनीक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक पर्यावरण में उपस्थित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहना क्या चाहता है, ये जो मानव है वो तकनीक, जैसे आज के जमाने में देखिए तो गाड़ी बैल भैंस सभी चीज अभी आ गया है। बड़ा बड़ा जैसे अगर देखिए गाड़ी हो गया, हवाई जहाज हो गया, प्रौद्योगिकी मशीन वगैरह कारखाना वगैरह के प्रयोग करके कौन, मानव प्राकृतिक पर्यावरण में उपस्थित वस्तुओं, जैसे कह सकते हैं लकीरी हो गया, लोहा हो गया, ये सब कहाँ से है, प्राकृतिक द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, उसका उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिससे मानव का जीवन सुविधाजनक बन जाता है। सोचिए कि जब अगर सोच लीजिए 10 साल या 20 साल पहले या मान लीजिए 40 साल पहले, आप सोचिए कि उस समय किस तरह से, अगर मान लीजिए ये सीतामढ़ी है, ठीक है, ये सीतामढ़ी है प्यारे बच्चों, और सीतामढ़ी से हमें पटना जाना होता था तो कितना, 2 से 3 दिन या 1 दिन लग जाता था। 2 दिन मान लीजिए, 2 दिन तो पक्का लगना ही तो लगना है, क्योंकि उस समय पैदल या साइकिल से जाते थे। लेकिन अभी क्या है, अगर सीतामढ़ी से पटना जाना हो तो मात्र और मात्र 5 से 6 घंटे में आप पटना आराम से पहुंच जा सकते हैं, जो आपको 2 घंटे में पहुंचा रहा था। तो ये किसके बदौलत हो रहा है, तो ये प्रकृति के बदौलत हम उसका उपयोग करते हैं बेहतरीन तरीका से, ताकि हमको जीवन में बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक बन जाता है। प्राचीन काल में मानव बहुत ही कम विकसित हुए, बिल्कुल सही बात है। प्राचीन काल के ही बारे में बताए, जब 40 साल पहले ले लिए, मतलब क्या प्राचीन काल के बारे में बात करते हैं। तथा मनुष्य पूरी तरह पर्यावरण पर ही निर्भर रहते थे, मतलब कि जब पुराने जमाने में या कह सकते हैं या प्राचीन काल में मनुष्य किस पे निर्भर रहते थे, तो प्राकृतिक पर निर्भर रहते थे। प्राचीन काल या प्राचीन मानव समाज तथा पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध बहुत ही घनिष्ठ थे। मतलब कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में मानव और पर्यावरण के बीच में क्या था, बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती था, एकदम कह सकते हैं भाई बहन या मित्र जो होता है उस तरह का क्या था, संबंध था। समय के साथ साथ मानव का विकास होता गया। जैसे देखिए आपके पास पहले साइकिल था, अब क्या हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, और आपके पास आप कुछ दिन बाद क्या आएगा, 4 चक्का आएगा। तो ये क्या हो रहा है, समय के साथ धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। मानव प्रकृति के नियमों का बेहतर ढंग से समझ कर प्रौद्योगिकी का किया है, मतलब कि इस्तेमाल किया है, जिस प्रकार पत्थरों के घर्षण से आग का आविष्कार किया गया है। देखिए मानव ने क्या किया है, प्राचीन काल में जिस तरह से जीवन जी रहा था और अभी के जीवन जी रहा है, और 40 साल बाद आने वाला जीवन, इन सभी में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और प्राचीन काल में क्या था प्यारे बच्चों, मानव और प्राकृतिक के बीच में बहुत ही अच्छा खासा संबंध था। ये प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर खैर प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं, बस आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये 3 नंबर प्रश्न जो है प्यारे बच्चों MVVI क्या है, ये 3 नंबर प्रश्न जो है MVVI है। क्या कर रहा है कि भारत के किन्हीं 4 रबी फसलों के नाम बताइए या नाम लिखिए। तो देखिए ये जो रबी फसल है प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, रबी फसल, 4 रबी फसल के नाम बताना है। तो भारत के किन्हीं 4 रबी फसलों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें से आपके हो गए गेहूं हो गए, जौ हो गए, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या है, ये आपके रबी फसल है, जो कि ठंडी के मौसम होता है उस समय बोया जाता है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, इसकी कटाई होती है, ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने 4 नंबर में क्या है, ये प्रश्न तो और जितना कहेगा इतना MVVI प्रश्न है, 4 नंबर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारण लिखे। देखिए भारत में घटते लिंगानुपात का अर्थ क्या है, लिंगानुपात का जो अर्थ है प्यारे बच्चों, वो पुरुष से और एक होता है स्त्री से, दोनों से लगाया जाता है। तो यहाँ पर स्त्री की क्या होती है, घटते जा रहे जनसंख्या, जिसमें पुरुष बढ़ता जा रहा है, तो इसी में लिंगानुपात के बारे में कहा जा रहा है। तो आप उत्तर में लिखेगा कि भारत में घटते लिंगानुपात के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है, उत्तर जबरदस्त आपको नंबर बढ़िया देगा, ठीक है। सबसे पहले जो है भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात घटते जा रहा है। भ्रूण हत्या क्या होता है फिर बच्चों, तो जब गर्भ अवस्था में रहती है माँ, माँ कह सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उस बच्चे की देखभाल हो जाता है कि ये लड़का है या लड़के। अगर लड़की रहती है तो उसे क्या किया जाता है, आप समझ सकते हैं, वो हो गया भ्रूण हत्या, पेट में, ठीक है। और एक होता है अशिक्षित लोगों के कारण भी लिंगानुपात घटते जा रहा है, ये भी कारण है। पुरुष प्रधान के कारण भी होता है, तीसरा। चौथा में क्या ले सकते हैं, और आप चौथा में और भी कुछ ले सकते हैं, जिसमें आप चाहे तो ये अशिक्षित ले ही गया है, जैसे आप मान सकते हैं कि स्त्री जो है ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण भी समाज में क्या होती है, इनकी लिंगानुपात घटते जा रही है। तो 2 पॉइंट कहा, 3 पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 5वां प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, क्या है प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिएगा प्रश्न को। चलिए यहाँ पर आपके सामने 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त मतलब आप समझते होंगे कि जैसे आपने एक पिंजरा में एक पक्षी को रखा था, ठीक है, और उस पिंजरा खोल दीजिएगा और पक्षी क्या हो गया, उड़ गया, ये क्या हो गया, मुक्त हो गया। और व्यापार भी उसी तरह से है, व्यापार भी क्या है प्यारे बच्चों, उसी तरह से है। मान लीजिए किसी देश में टैक्स बहुत ज्यादा लगाता था, हाई फाई कर सकते हैं, 25%, 30% टैक्स कह सकते हैं, लेकिन उस टैक्स को क्या किया गया, माफ कर दिया गया या हटा दिया गया, उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तर के तौर पे देखते हैं कि उदारीकरण के प्रभाव के कारण विभिन्न देश आयात शुल्क में कमी तथा आयात की मात्रा पर लगे प्रतिबंध मतलब टैक्स हटा देते हैं, मतलब उदारीकरण के माध्यम से। तो ये टैक्स में क्या करते हैं, माफ कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया प्यारे बच्चों, और ये अमेरिका हो गया, ठीक है, क्या है, ये अमेरिका हो गया, ये भारत हो गया। जब भारत से अमेरिका कोई सामान गया, ये भारत है और ये अमेरिका है, भारत से कोई सामान गया तो उस पर टैक्स नहीं लगा, तो वो क्या हुआ, मुक्त व्यापार हुआ। क्या हो प्यारे बच्चों, मुक्त व्यापार। वहीं उसी प्रकार अमेरिका से भी कोई सामान भारत गया और इस पे कोई प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं लगा, तो वो क्या कहलाएंगे, मुक्त व्यापार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मुक्त व्यापार कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिससे किसी देश का सामान आसानी से दूसरे देश के बाजारों में पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है कि मान लीजिए अगर आप कोई चीज 20 रुपए खरीदे और इसी में किसी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं जोड़ा गया, तो आप दूसरे देश में जाके कितना बेच सकते हैं, 30 रुपया 40 रुपया में जाके बेच सकते हैं। तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपको टैक्स वगैरह लगा दे तो आपको बहुत ज्यादा लग जाता है, तो वहां पर जाके थोड़ा सा आपको उसी के हिसाब से बेचना पड़ता है। तो टैक्स भी जरूरी है और किसके लिए, देश के विकास के लिए जरूरी भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्थात वैसा व्यापार जिस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है उसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। या मतलब कि कहा जा रहा है कि ऐसा व्यापार जिसपे किसी तरह का टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता है उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं। अगर हम कहें कि इसे शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट ही है क्योंकि आपको 2 नंबर चाहिए, तो इस तरह से लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको लिखना है कि वैसा व्यापार या हाँ वैसा व्यापार जिसमें किसी तरह का टैक्स वगैरह नहीं लगता हो और सामान को एक देश से दूसरे देश ले जा सकते हैं, उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं। सीधे तौर पर आप इस तरह से भी उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको देखते हैं 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है
कि फुटकर व्यापार सेवा की स्पष्ट करिए। फुटकर व्यापार क्या होता है? देखिए, ये आपको बताना है कि जैसे खुदरा में कोई सामान खरीदते हैं, एक व्यापार जो है, एक जैसे मान लीजिए ये अगर आप मेला ठेला में देखिएगा तो क्या करता है, एक बंडल खरीद के लाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने क्या, ये 12 रहता है, कितना रहता है, 12 गो पीस रहता है, 1 2 3 4, 4 के 12, 12 पीस रहता है, जिसमें से आप एक पीस लिए तो क्या हो गया, ये फुटकर व्यापार हो गया या खुदरा व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? खुदरा व्यापार। चलिए यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं बढ़िया से, तब आपको समझ में आएगा। वह क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है, उसे फुटकर व्यापार कहा जाता है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के नियम प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न किया जाता है। यहाँ की वस्तुओं की मांग ग्रामीण लोगों के लिए होती है। फेरी रेहड़ी एक तरह से होता है। यहाँ पर जो है आपका ट्रक होगा ना, ट्रक द्वारा से ट्रक द्वार से, यहाँ द्वार से द्वार डिलीवरी, डाक आदेश, दूरभाषा, इंटरनेट इत्यादि फुटकर व्यापार के आदेश के उदाहरण है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब क्या है, फुटकर व्यापार के उदाहरण है, ठीक है। और ये जो खरीदते हैं, ये क्या करते हैं, एक साथ अगर आपको देखिएगा बहुत 12 गो 15 खरीदते हैं, तो ये से कहते हैं थोक व्यापार। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थोक व्यापार। जो एक साथ 12 गो 15 गो पीस खरीदता है, उसे थोक व्यापार कहते हैं। या खुदरा व्यापार या फुटकर व्यापार, उसे हम कहते हैं एक या पीस खरीदता है या 2 पीस खरीदता है, उसे हम कहते हैं फुटकर व्यापार कहते हैं। तो सीधा शब्दों में कहा जाए तो अगर जिसमें जिसमें अगर ज्यादा खरीदा जाता है वो थोक व्यापार होता है, और जिसमें 1 2 खरीदता है वो क्या कहलाता है, फुटकर व्यापार कहलाता है, ठीक है। और इसकी खरीदारी कौन करते हैं? जो फेरी वगैरह करते हैं, जो इंटरनेट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सब ऐप जो होता है, उन पे आपके क्या मिलते हैं, फुटकर व्यापार मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उत्तर देखिएगा अच्छे से। ये प्रश्न तो खैर आपके 5 नंबर का भी कह सकते हैं, और कहा जाए तो 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। देखिए, नगरीय बस्ती या ग्रामीण बस्ती में सिर्फ आप 2 से 3 अंतर भी लिख दीजिएगा ना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वही 5 नंबर में पूछता है तो आपको कम से कम 6 से 7 अंतर बताना पड़ेगा। कितना? 6 से 7, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। कितना? 5 नंबर। तो देखिए, ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में निम्नलिखित अंतर है। ये तो सब जानता है, ग्रामीण के क्षेत्र थोड़ा सा पर्यावरण पे ज्यादा निर्भर रहता है, और नगरीय बस्ती देखिएगा वहां पर गंदी बस्ती थोड़ा सा पाया जाता है। वहां पर सुविधा भले ही बहुत ही बेहतरीन होता है ग्रामीण की अपेक्षा। तो चलिए उत्तर देखते हैं, समझ में और अच्छे से आएगा। यहाँ पर हो गया ग्रामीण और यहाँ पर हो गया क्या, नगरीय। सबसे पहले 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों के आकार छोटे होते हैं। आप देखिए, गांव में रहिएगा तो वहां पर क्या होता है, बहुत छोटा सा आकार होता है। वहां पे घर भी जो होते हैं छोटे छोटे कह सकते हैं, या कोई कोई बड़े बड़े भी बनाते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। और अधिकतर देखिएगा, अगर आप 5 साल पहले या 10 साल पहले चले जाइए गाँव की ओर देखते हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको झोपड़ी वाला घर मिलेगा, या कह सकते हैं ईटा, सॉरी, छपरा का जानते हैं, वो घर मिलेगा। और अब जो है क्या है, आपको कोठा का मकान वगैरह देखने को मौका मिल रहा है। नगरीय बस्ती में देखा जाए तो नगरीय बस्ती के आकार बड़े होते हैं। इसमें जो होता है बड़े बड़े आकार में होते हैं। जैसे यहाँ पर पटना ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं फिर बच्चों, पटना, ये नगरीय बस्ती में आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट लिखना है कि ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है। प्राथमिक कार्य क्या होता है फिर बच्चों, कृषि। क्या होता है, कृषि। पशुपालन क्या होता है, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन ये हो गया। मत्स्य पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन जो है मछली पालन कर सकते हैं। वो सब क्या होता है, कृषि में लगन रहते हैं। मतलब कि 75% से ऊपर जो है ये कृषि में ही लगे रहते हैं। लेकिन वही देखा जाए नगरीय बस्ती में जो होता है द्वितीय तृतीय चतुर्थ इत्यादि कार्यों में की प्राधान्यता मिलती है। वही बात करिए कि नगरीय बस्ती में क्या होती है, जैसे दिल्ली में देख लीजिए, मुंबई में देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, वहां सबके क्षेत्रों में देखिएगा तो क्या होता है, द्वितीय क्रियाकलाप, जैसे कह सकते हैं विनिर्माण, जैसे गेहूं से आटा में परिवर्तन करना, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप बैंकिंग हो गया, सेवा हो गया, संचार हो गया। चतुर्थ क्रियाकलाप आदि कार्यों में संकलन रहते हैं। ये ग्रामीण नगरीय में आके है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट भी आप लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा खासा नंबर दे देगा, लेकिन 3 कम से कम लिखिएगा, अच्छा रहेगा। अब ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती फिर आ गया है, तो यहाँ पर लिखना है ग्रामीण बस्तियों में एक मंजिले मकान की प्राधान्यता रहती है। मतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रामीण बस्ती में देखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मंजिल का मकान बहुत बहुत मुश्किल से मिल जाएगा, 2 मंजिल।
बहुत मुश्किल से। लेकिन वही नगरीय बस्ती में आप देखिएगा तो 10-10 बिल्डिंग, मतलब बहुत ज्यादा, 10 बिल्डिंग, 12 बिल्डिंग, 20-20 बिल्डिंग के आप मकान देखते होंगे, देखते हैं ना, बिल्कुल ये नगरीय में होता है, ठीक है। वहीं पर बात करें ग्रामीण बस्तियों में उन अनेक प्रकार की सुविधाओं की कमी रहती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बिल्कुल ये 100% सही है। क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। देखिएगा अगर आप गांव में देखिएगा तो बहुत आदमी को देखिएगा पटना जाके पढ़ता है, पटना जाके पढ़ता है, क्यों? क्योंकि वहां पर उसको शिक्षा की प्राप्ति बेहतरीन तरीका से अभी हो रहा है। तो पटना से भी पूरा नहीं होता तो क्या करते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली से भी नहीं होता तो और भी जगह, जो कोटा हो गया, लंदन हो गया, ये सब विदेशों में जाते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें, बीमारी जो हो गया उसके बारे में भी आप जानते हैं। रोजगार जो कि गांव में बहुत ही कम मिलता है, 300 का दिहाड़ी देता है और लेबर की तरह खटवाता है, जानते हैं ना वो। जबकि नगरीय बस्तियों में ये सुविधाएं पाई जाती है, मतलब कि अनेक प्रकार की सुविधाएं पाई जाती है नगरीय क्षेत्र में। तो यही थोड़ा सा अंतर है। बाकी अगर देखा जाए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या घनत्व में कमी के कारण प्रदूषण की समस्या कम गंभीर नहीं रहती है। मतलब कहा जा रहा है कि ग्रामीण बस्ती में जो होता है प्यारे बच्चों, जनसंख्या कम होने के कारण वहां पर क्या होती है, प्रदूषण न के बराबर होती है, कह सकते हैं नहीं रहता है, ठीक है। और वहीं अगर आप नगरीय बस्तियों में देखेंगे तो जनसंख्या बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा, जिसके कारण क्या होता है, प्रदूषण की समस्या अत्यधिक गंभीर रहती है, ठीक है। और आपने देखते देखते होंगे आसपास में कि एक कूड़ादान उठाने वाला रहता है, वो अथी करने वाला रहता है, सफाई वगैरह करने वाला रहता है नगरीय क्षेत्र में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप न के बराबर देखेंगे, ठीक है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप कुछ दिन से चालू होने जा रहा है, राइट। अब देखिए आपके सामने 8 नंबर में क्या है कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो सही में समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और ये लाइक मेरे लिए नहीं है, ये अगर मेरे लिए लाइक नहीं है, बिल्कुल अगर ये लाइक मेरे लिए नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए लाइक है। क्या है? स्टूडेंट के लिए है। जो बच्चे लिखे हैं वो उसके लिए ये लाइक है। क्यों? क्योंकि ये सफलता उनका है, उनके द्वारा लिखा गया, हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं आज, और हम उसको समझा रहे हैं अच्छे से। वो लिखे हैं सोच समझ के, बहुत ही उसके बहुत ही जबरदस्त लिखे हैं, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्लैपिंग के लिए लायक है। आप सभी भेज सकते हैं अगर आप चाहे तो बना के, ठीक है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्या होता है, ठीक है। देखिए लघु उद्योग प्रायः श्रमिक कार्य करते हैं। यहाँ पर जो होता है इसे शॉर्ट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शॉर्ट। और इसे कह सकते हैं वेरी शॉर्ट, मतलब कि सबसे छोटा। इसे स्मॉल भी बोल सकते हैं। क्या प्यारे बच्चों? स्मॉल। और एक और होता है दीर्घ होता है। क्या प्यारे बच्चों? दीर्घ होता है, जो कि इसे लॉन्ग बोलते हैं, जो कि बहुत ही लंबा होता है। तो इसे स्मॉल बोल दीजिए और इसे शॉर्ट बोल दीजिए, ठीक है। मतलब कि ये थोड़ा सा, ये छोटा, ये सबसे छोटा है, और इसे थोड़ा ये छोटा है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है दीर्घ है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए हम आपको समझाते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये आपके 1 रुपया है, और ये 2 रुपया है, और ये 3 रुपया है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 3 रुपया है। फिर उसके बाद कौन बड़ा है? 2 रुपया बड़ा है। इसके बाद कौन रुपया है? 1 रुपया। ये जो है 1 रुपया है, और ये 2 रुपया है, और दीर्घ उद्योग कितना है? 3 रुपया है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कोई आदमी पैसा मत लीजिएगा, ठीक है, पहले बता देते हैं, पैसा मत लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि लघु उद्योग में प्रायः श्रमिक कार्य करते हैं, मजदूर कार्य करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। कुटीर उद्योग में प्रायः परिवार के सदस्य ही काम करते हैं, या काम करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपके घर में जो होगा स्वेटर बुनने के लिए, स्वेटर जानते हैं ना, ठंडी के मौसम में ज्यादा खासकर काम होते हैं। परिवार के सदस्य ही क्या करते हैं, उसे बुन बुन के तैयार करके मार्केट में बेचते हैं, तो वो क्या होते हैं? कुटीर उद्योग में होते हैं। लेकिन लघु उद्योग में क्या होता है? बड़े बड़े कार्य करते हैं, ठीक है, मशीन वगैरह हो गया, फलना चिलना, ये सब काम करते हैं। दूसरा है लघु उद्योग में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। लघु उद्योग में जो उत्पादन होता है प्यारे बच्चों, मशीनों के द्वारा होता है। लेकिन कुटीर उद्योग में जो मानव के हाथों का प्रयोग से द्वारा होता है, मतलब कि कोई भी चीज का जो उत्पादन होता है या कोई चीज का कार्य होता है, वो मानव के हाथों के द्वारा होता है कुटीर उद्योग में। लेकिन लघु उद्योग में जो है वो मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लघु उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन बड़े क्षेत्रों की मांग की पूर्ति के लिए करता है। मतलब लघु उद्योग जो होता है बड़े क्षेत्र, या कह सकते हैं नगर की मांग के लिए किया जाता है, नगरीय क्षेत्र के लिए मांग के लिए किया जाता है। लेकिन कुटीर उद्योग जो है गांव ग्रामीण क्षेत्र में ही निपट जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। लघु उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से आयातित माल द्वारा
होती है, मतलब कि ये जो होती है बाहर से मंगाया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन कुटीर उद्योग में क्या होता है, स्थानीय जो होता है, यहाँ के जो जगह होते हैं, वहीं से प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, वहीं से ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लघु उद्योग में निर्मित माल का बाजार विस्तृत होता है, मतलब कि जितने भी सामान वगैरह तैयार किया जाता है, उसे विस्तृत किया जाता है कहाँ पर, बाजार में। जबकि कुटीर उद्योग में तैयार माल का बाजार के स्थानीय होता है, मतलब कि बाजार में ही तैयार किया जाता है, छोटा सा छोटा बाजार होता है, उसमें ही क्या कहता है, सेल कर दिया जाता है। लेकिन ये जो है क्या होता है, लघु उद्योग, ये बड़े बड़े बाजार में भी सेल करते हैं, विस्तृत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो 4-5 पॉइंट बताया है, ये तो सब्जेक्टिव में आपको 5 नंबर जरूर दिला देगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर में क्या है कि मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्र के नाम लिखे हैं। 2 उपक्षेत्र क्या, 4, 5, 6, जितना वन है इतना याद करके रखिए, समय आएगा उस समय लिखिएगा। तो आप लिखिएगा मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्र निम्नलिखित है, जिसमें आप सांस्कृतिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल। देखिए आप एक हमेशा याद रखिएगा, जो बोर्ड एग्जाम में जैसा प्रश्न पूछे उसी तरह से उत्तर देना है। ऐसा नहीं 2 पूछा है तो 4 दे देते हैं, इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न नंबर काट लेगा। 2 पूछा है तो 2 ही उत्तर दीजिए। लेकिन याद रखने के लिए आप ज्यादा रख सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल हो गया, व्यवहारिक भूगोल हो गया, चिकित्सा भूगोल हो गया, सैन्य भूगोल हो गया, और भी जो है व्यवहारिक भूगोल तो यहाँ पर है ही है। सांस्कृतिक भूगोल भी हो गया, लिंग भूगोल हो गया, ये सब के सब भूगोल है। ये सब आपको बहुत बच्चे उत्तर भी दिए, अजय भी दिए थे, क्या कहते हैं, अजय गोंड भी दिए थे, और एक और नाम है वो भी दिए थे, अनामिका भी दिए थे, मजहर भी दिए थे। इन सब का हम देखे हैं, ठीक है। और आप भी देख भेजिएगा तो जरूर हम आपका भी देखेंगे जरूर, ठीक है। 10 नंबर देखिए क्या करें कि पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है। पतन और पोताश्रय में निम्नलिखित अंतर है। इधर पतन है और इधर जो है पोताश्रय, ये बंदरगाह के तौर पे है, कभी कभी पूछता है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समुद्र तट पर इस एक आर्थिक केंद्र जहां जहाजों पर सामान लादने एवं उतारने के लिए गोदी तथा घाट बने होते हैं, मतलब ये समझते हैं, गोदाम जानते हैं, उसका बना होता है, ठीक है, सामान लादने और उतारने के लिए। ये आपके पतन कहलाते हैं। पोताश्रय क्या है, प्राकृतिक रूप से घाटों, क्या है, काटे जाते हैं। ये वे स्थान है जहां जहाजों को सुरक्षित रखा जाता है, ये पोताश्रय में, ठीक है। आगे देखते हैं, पतन पर जहाज आते जाते रहते हैं। पतन पे क्या है, जहाज आते जाते रहते हैं, माल उतरते हैं और लादा जाते हैं। लेकिन बंदरगाह पर क्या होता है, जहाजों को सुरक्षित स्थान के प्रदान करता है, मतलब उसे एक जगह अच्छे से रखा जाता है, किस पे, बंदरगाह पे, ठीक है। आगे देखते हैं, 2-3 पॉइंट और देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। पतन और पोताश्रय, इसका मुख्य कार्य जहाजों पर माल एवं यात्रियों को चढ़ाना तथा उतारना है। मतलब कि पतन का जो मुख्य कार्य है उसे क्या है, जैसे माल उल पहुंचाना है, यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, फिर उसको उतारना है अच्छे से, ये काम किसका है, पतन का है। पोताश्रय के क्या है, यहाँ एक जहाज मरम्मत आदि के लिए कई दिनों तक खड़ा रह सकता है, मरम्मत के लिए, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही आंसर दे दिया है, देख रहे हैं, बहुत ज्यादा आंसर दिया है, और अच्छा बात है दिए हैं तो। पतन क्या करा है, पतन समुद्र मार्ग से होने वाले आयात एवं निर्यात व्यापार का प्रबंधन करते हैं। मतलब ये जो पतन है, अभी जस्ट बताए कि सामान उतारना और लादना, इसमें क्या हो रहा है, आयात और निर्यात हो रहा है। बंदरगाह बंदरगाह में जल की गहराई अधिक होती है। बंदरगाह में जो होती है वो जल की गहराई क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। पतन विश्व व्यापार के केंद्र बिंदु होते हैं, ये समुद्री मार्ग के मिलन स्थान है। मतलब ये जो पतन है प्यारे बच्चों, कि सभी जो समुद्री मार्ग से जो भी सामान वगैरह आता है, वो एक स्थान पे जाके मिलता जरूर है। तो वो कहाँ पर मिलता है, पतन पे मिलता है। प्राकृतिक बंदरगाह के लिए तट रेखा का काटा फटा होना जरूरी है, ठीक है, ये सब आपको जरूर याद रखना है। तो अब यहाँ पर आपके सामने ये भी समझ में आ गया। अब देखिए 11 नंबर में कि मुंबई बंदरगाह की स्थिति एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। क्या करा है कि मुंबई बंदरगाह की उपस्थिति एवं महत्व का उल्लेख है। मुंबई बंदरगाह भी बहुत ही फेमस जगह है प्यारे बच्चों, बहुत जगह फेमस है। देखिए मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र का दीजिए या मुंबई का दीजिए, दोनों की बात है। जिसे बॉम्बे बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, बॉम्बे। बॉम्बे ओ बम्बैया भाभी, ऐसे गाना है, ओ बम्बैया भाभी, ये वो गाना है ना, ये सुने होंगे, भोजपुरी का है, यही है। चलिए, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक, जो कि पर्यावरण, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह, सोच सकते हैं, ठीक है। और भारत का सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे क्या है, पुराना भी है।
मुंबई बंदरगाह देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। व्यस्त मतलब समझते हैं, बिजी, मतलब कि हमेशा चलता फिरता बंदरगाह एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और यह देश की कुल निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा संभालता है। 5वां हिस्सा, ठीक है। कितना जितना भी निर्यात वगैरह होता है ना, उसका 5वां हिस्सा कौन संभालता है? तो ये मुंबई बंदरगाह संभालता है, ठीक है। यह मात्रा के संदर्भ में देश के प्रमुख बंदरगाहों द्वारा संभाले जाने वाले देश के समुद्री व्यापार का 8.61% पूरा करता है। मतलब कि 8.61% कौन करता है? तो मुंबई बंदरगाह करता है पूरे देश का। आप सोच सकते हैं, और भी बंदरगाह है, और भी जगह पे और है, ठीक है। लेकिन जिसमें से ये मुंबई बंदरगाह बहुत ही फेमस भी है और बहुत पुराना भी है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पश्चिम तट पर स्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए। भारत के पश्चिम तट पर स्थित देखिए, भारत के पश्चिम तट पर स्थित 4 पत्तनों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें से एक में है कांडला। क्या है? कांडला। दूसरा में है न्यू मंगलोर, जो कि आपको ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए हुए हैं। मरगांव, ठीक है। कोची, ये कोची के बारे में आज ही पढ़ाए हैं। आज अगर आप पढ़े होंगे तो कोची के बारे में आज या कल आपको पढ़ाए हुए थे ज्योग्राफी के क्लास में, ठीक है, राइट। चलिए, अब 13 नंबर देखिए क्या करा है कि भारत के कृषि आधारित 2 उद्योगों का नाम लिखिए। अब देखिए, भारत में कृषि आधारित 2 उद्योग के नाम लिखना है। तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे नंबर 1 पे है, और चीनी वस्त्र उद्योग भी है। और भी अगर आपको याद है, जैसे चीनी हो गया, सूती, जैसे कपास के लिए महाराष्ट्र बहुत फेमस है। चीनी के लिए आपको पता है कौन फेमस है? चलिए कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब भारत के 2 तांबा उत्पादक केंद्र के नाम लिखिए। तो 2 तांबा उत्पादक केंद्र में जो है, एक है मध्य प्रदेश, जहां पर 46% तांबे का उत्पादन होता है। प्रमुख खदान बालाघाट में है। मतलब इसका जो खदान है, मतलब कह सकते हैं भंडार जो है, वो बालाघाट में है। दूसरा, राजस्थान में 33% तांबे का उत्पादन होता है। इसका प्रमुख खदान जो है खेतरी, जो कि झंझुनू और अलवर में है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका लास्ट प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश, प्रदेश के जनसंख्या और उसकी कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप बिहार में रह रहे हैं, या कोई भारत में रह रहा है, या कोई विदेश में रह रहा है, जैसे मान सकते हैं आप अमेरिका में, आपके मम्मी पापा में से कोई एक आदमी होगा, या आपके भैया ही हो सकते हैं विदेश में भी काम करते हैं। तो उन सभी को गिनती किया जाता है या अनुपात लगाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व से किसी प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब कि किलोमीटर में निवास करने वाले जन, मतलब कि लोग कह सकते हैं कि औसत मान का पता चलता है। जैसे जनसंख्या घनत्व क्या, और जनसंख्या क्षेत्रफल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो वो प्रश्न सबको भी आप नोट जरूर कर लीजिए। सबसे पहले जो प्रश्न 1 नंबर में क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, सबसे पहले 1 नंबर में जो आपका प्रश्न है, वो है आपका, भारत की इन्हीं 4 रबी फसल के नाम बताइए। ये प्रश्न आपके लिए एमवीवी आया है। प्लीज हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। क्लास खत्म हो गया और एमवीवी बता देते हैं। भारत में घटते लिंगानुपात, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा। भ्रूण हत्या हो गया, अशिक्षित हो गया, ये सब आपके हैं। मुक्त व्यापार, ये भी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फुटकर व्यापार या थोक व्यापार, दोनों में से कोई एक पूछने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। ग्रामीण तथा नगरीय, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है आपके लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, ये भी पूछेगा। पशु चालक और चलवासी पशु, एक और भी है, वो भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका कौन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों? ग्रामीण भूगोल के उपक्षेत्र के नाम, ये ज्यादा खास कर नहीं है, बट याद कर सकते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके मुंबई बंदरगाह की उपस्थिति, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रमुख हो गया आपके भारत के किसी ने नहीं, ये भी नहीं है। भारत के कृषि आधारित 2 प्रमुख के, ये थोड़ा सा 13 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 15वां, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है, वो अंजलि को जाता है। किसको? ठीक है, अंजलि, ठीक है, नाम सही है ना? ऐसा नहीं कि गलत लिखा जाए। अंजलि कुमारी को है, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मिलते हैं आप सभी, अगर आप चाहे तो कोई प्रश्न बना के भेज सकते हैं, आपकी इच्छा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।